हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं मौलिक अधिकार और संविधान के किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन अधिकारों को सामान्य स्थिति में तो सीमित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि राज्य में कोई आपातकाल लागू, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, तो कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके हनन होने पर इनके सुरक्षा की गारंटी हमें सर्वोच्च न्यायालय देता है और इनके उल्लंघन होने पर हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स 1791 से लिया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क्लोज ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए संक्षिप्त में एक बार इन अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में ऐसी विधियों को अवैध बताया गया है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आइए अब इन सभी अनुच्छेदों को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 12 को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों के राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, इसलिए अनुच्छेद 12 को समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और 3 कारकों को राज्य के अंतर्गत बताया गया है। नंबर 1, भारत सरकार एवं संसद राज्य है। नंबर 2, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल राज्य है। नंबर 3, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी राज्य हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है। मूल अधिकार नागरिकों को सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, इसलिए जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित इकाई के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इनके हनन की दशा में सीधे उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत अपील की जा सकती है। समझते हैं अनुच्छेद 13 को। अगर सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान है कि यदि कोई विधि या कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उल्लंघन करता है तो उनको अवैध घोषित किया जाएगा और उनको निरस्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 क्लोज 1 में संविधान के लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विरोध में होगी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार की विधियों की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है।
अनुच्छेद 13 में यह बात भी कही गई है कि सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका इस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में उस विधि को अवैध घोषित कर सकती है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 13 से संबंधित एक सिद्धांत को, जिसका नाम है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बात कही गई है? इस सिद्धांत में कहा गया है यदि कोई अधिनियम किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस विधि को पूर्णतः अवैध घोषित किया जाएगा और समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर उस अधिनियम का जितना भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उतने भाग को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 से संबंधित एक सिद्धांत और है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। इस संबंध में न्यायालय ने कहा है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाती है। इसका तात्पर्य है कि संविधान लागू होने से पहले के सभी मामलों के लिए उनका प्रयोग वैध बना रहता है, अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते वहां इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता। आइए शुरू करते हैं समानता के अधिकार को, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। इसके हम एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझते हैं। अनुच्छेद 14 के बारे में समझते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण रखता है। ये जो विधि के समक्ष क्षमता है, ये अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण अवधारणा ली गई है यूएसए से। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी तथा किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त संरक्षण केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसमें व्यक्ति से तात्पर्य निगम से भी है, कंपनी है, नागरिक है और विदेशी नागरिकों से भी है। इसमें जो विधि के समक्ष क्षमता की अवधारणा है, मैंने बताया कि ब्रिटेन से ली गई है। इसको समझते हैं। इसमें विधि का वही अर्थ है जो डाइसी के विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, अथवा विधि या न्याय की अवधारणा से था। विधि के शासन से अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोच्च है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। और विधि के समक्ष क्षमता ये एक नकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचार इसलिए है क्योंकि समता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्ति, जैसे गरीब हो गए, पिछड़े वर्ग के हो गए, मजदूर हो गए, वंचित वर्ग हो गए आदि को एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। अब समझते हैं विधि के समान संरक्षण को। इस विचार को अमेरिका से लिया गया है और यह एक सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 को समझने से पहले इसमें जो परिभाषा वर्णित की गई है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब इस परिभाषा को अपने विचारों से समझते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है। अन्य आधारों पर कैसे विभेद कर सकता है, चलिए समझते हैं। देखिए, राज्य में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं, परंतु यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। जैसे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण कुछ आरक्षण दिया जाता है, लेकिन यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समझते हैं अनुच्छेद 16 को। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी।
और किसी भी नागरिक को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियाँ दी जा सकती हैं। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि नहीं लेगा। इस तरह हमने समानता के अधिकार के प्रत्येक अनुच्छेद 14 से 18 तक को अच्छी तरह से समझा और समानता के अधिकार को समाप्त किया। चलिए समझते हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा की गई है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार भारतीयों के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है और सभी को जीने का अधिकार है। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है शारीरिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कोई भी मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण ले सकता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22 में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार के व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं मिलेंगे, एक निवारक निरोध में रखे गए लोग और विदेशी शत्रु। इस तरह हमने स्वतंत्रता के अधिकार की समाप्ति की और प्रत्येक अनुच्छेद को अच्छे से समझा। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 को समझेंगे। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध है और इसमें 3 प्रकार के शोषण का प्रतिबंधित किया गया है। नंबर 1 बलात् श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। नंबर 2 बेगारी, काम के बदले पैसे न देना। नंबर 3 मानव व्यापार, मानव जैसे महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त करना। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 को समझा। अब हम शुरू करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया है कि धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं की गई हैं। पहली, कृपाण धारण करना, साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। दूसरी, इस संदर्भ में हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार है और इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय की स्वतंत्रता है। आइए समझते हैं। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा, परंतु किसी विशेष उद्देश्य से जो उस धर्म से संबंधित हो उसके लिए शुल्क वसूला जा सकता है। जैसे तीर्थ यात्रा व हज यात्रा को सुविधा प्रदान करने के लिए शुल्क वसूल। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है। वे शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि व्यक्ति अल्पवयस्क हो तो उनके अभिभावक की सहमति ली जाएगी। हमने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 को पूर्णतः समाप्त किया। अब हम देखते हैं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार को, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 हैं। आइए चलिए समझते हैं अनुच्छेद 29 व 30 को। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा और राज्य से वित्त पोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में भारत में सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वो भाषाई हो या धार्मिक हो, को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व उनके प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जनता पार्टी सरकार द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में हमारे मूल अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए शुरू करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का एक माध्यम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली जो रिटें हैं वो अनुच्छेद 32 के अंडर में ही आती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। चलिए समझते हैं क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है, उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नज़रबंदी में बंद है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता, जिस पर पहले निर्णय हो चुका हो। जिस मामले पर न्यायपालिका ने अपना निर्णय दे दिया हो तो उस मामले को पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा। समझते हैं मैंडामस को, अधिकार परीक्षा को। क्या होता है? इसका अर्थ है कि किस अधिकार से यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रिट जारी की जाती है। यह रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। उत्प्रेषण सर्टियोररी, जिसका अर्थ होता है मांग लेना,
उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। यह रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। यह निर्णय उत्तरवर्ती चरण में दिया जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ होता है मना कर देना। उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। यह रिट तब जारी होती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। समझते हैं अनुच्छेद 33 और 34 को। अनुच्छेद 33 में ये बताया गया है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में ये कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं उनके उल्लंघन पर दंड व उनके प्रकार में एकरूपता हो। इस तरह हमने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 से और 35 तक प्रत्येक को अच्छे से समझा। चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो नंबर 1, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नंबर 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नंबर 3, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्व एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने की, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने की तथा व्यापार की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी अनुच्छेद 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नंबर 5, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यानी अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब देखते हैं कि कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। नंबर 1, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण यानी अनुच्छेद 14 दोनों को प्राप्त है। नंबर 2, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 ये भी दोनों को प्राप्त है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। इस तरह से हमने जाना कि कौन कौन से अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। आइए जानते हैं मूल अधिकारों में संशोधन से संबंधित विवादों के बारे में। संविधान के लागू होने के बाद से ही यह विवाद का विषय रहा है कि क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस संदर्भ में न्यायपालिका के दृष्टिकोण विभिन्न वादों में भिन्न भिन्न रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद वर्ष 1951 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल नहीं है, इसलिए संसद संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नंबर 2, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद वर्ष 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में वर्णित विधि के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां शामिल हैं, सामान्य विधि तथा संविधान संशोधन विधि। अतः संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। नंबर 3, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद वर्ष 1973। इस वाद में पुणे न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु इसी वाद में संशोधन के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इस मामले में गठित संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी पीठ, इसमें 13 न्यायाधीश थे, अतः इसी का निर्णय मान्य है।